और जब हम बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का रूल पढ़ते हैं तो उसके साथ हमेशा एक रूल कॉम्प्लीमेंट्री आता है, नोन एज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। जैसे आपको याद है हमने जब मिसचीफ रूल पढ़ा उसके साथ एक फ्री आया था पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, वैसे ही जब हम बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अब उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है उस पे भी आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियल? व्हाट इज बेनिफिशियल? समथिंग फॉर द बेनिफिट, करेक्ट? समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस, मतलब बेनिफिट की ही बात हो रही है। बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, वी हैव टू चूज दैट इंटरप्रिटेशन विच सूट्स द बेनिफिट ऑफ द लॉ। हमने जब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन पढ़ा था उसके भी नाम से समझ आ रहा था, वी हैव टू चूज द इंटरप्रिटेशन विच सर्व द पर्पस ऑफ द लॉ। यहां पे भी वी आर गोइंग टू चूज दैट इंटरप्रिटेशन which is in line with the benefit of that law। अब हर लॉ क्या बेनिफिशियल नेचर का होता है? क्या हर लॉ बेनिफिशियल नेचर का होता है? द आंसर इज नो, मतलब डायरेक्टली नो, बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यस और नो? लॉज क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग दी सोसाइटी। तो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए लॉज बनाए जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी लॉ देख लो, चाहे आप कोई ऐसा लॉ देख लो जिसमें पीनल प्रोविजंस दिए गए हैं, कोई ऐसा लॉ देख लो जिसमें प्रोसीजर दिया गया है, हर जगह पे जहां पे लीगल रेस्ट्रिक्शंस है वहां पे सेफगार्ड्स भी तो होते हैं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आप बीएनएसएस पढ़ते हो, सीआरपीसी पढ़ते हो, वहां पे क्या दिया गया है? अरेस्ट का प्रोसीजर दिया गया है। अरेस्ट इज व्हाट? अरेस्ट इज curtailing the personal liberty of an individual, yes or no? आप किसी को अरेस्ट करोगे उससे उसकी पर्सनल लिबर्टी curtail होगी, so that is a negative thing, yes or no? बट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जरूरी है that the suspect or the accused must be arrested, तो हम अरेस्ट का प्रोविजन पढ़ते हैं। बट जो अरेस्ट का चैप्टर है, क्या उसमें सिर्फ अरेस्ट का प्रोसीजर दिया गया है क्या? क्योंकि सोसाइटी के लिए अरेस्ट जरूरी है। इवन दो अरेस्ट से जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसका तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, बट स्टिल बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 ने भी बोला है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग तो कर्टेल कर सकते हैं, तो हम अरेस्ट का प्रोसीजर पढ़ते हैं। लेकिन जिस चैप्टर में बीएनएसएस में अरेस्ट का प्रोसीजर, मतलब किसको अरेस्ट किया जा सकता है, कब अरेस्ट किया जा सकता है, कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, अरेस्ट करने के पहले क्या होगा, अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, पूरा प्रोसीजर दिया है। उसी के साथ साथ क्या कुछ बेनिफिशियल प्रोविजंस भी दिए हैं? यस, सेफगार्ड्स फॉर द अरेस्टेड पर्सन, सेफगार्ड्स भी तो दिए ही हैं। अरेस्ट करना जरूरी है भले ही उसका राइट वायलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि सोसाइटल वेलफेयर के लिए अरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्राइम को प्रिवेंट करना है तो अरेस्ट इज द बेसिक थिंग। अरेस्ट करोगे, उससे इंटेरोगेट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा, तभी तो कन्विक्शन होगा। सो अरेस्ट इज देयर, बट दैट डजंट मीन कि अरेस्टेड पर्सन को हम कोई राइट्स नहीं देंगे। अभी तक अ पर्सन until and unless the guilt is proven beyond reasonable doubt, the person is always presumed to be innocent। वो अभी भी innocent है, arrested है, convicted तो नहीं है। इसीलिए अरेस्ट के चैप्टर में उसके बेनिफिट के लिए कुछ बेनिफिशियल प्रोविजंस भी दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं सेफगार्ड्स फॉर द अरेस्टेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी अरेस्ट करने से पहले उसको ग्राउंड्स, करेक्ट रीजंस, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है, यस और नो? किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो तो उसके नॉमिनेटेड पर्सन को अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो अरेस्ट के टाइम पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है ताकि कस्टोडियल वायलेंस ट्रेस हो पाए। ये सब सेफगार्ड्स सीआरपीसी या बीएनएसएस नहीं तो दिए हैं। जहां बोला है कि अरेस्ट होना चाहिए वहीं पे
अरेस्टेड पर्सन को कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं, और ये सिर्फ एक इकलौता प्रोविजन नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। बीएनएसएस ने आपको बोला है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? कितना भी टाइम कर सकते हो। क्या इन्वेस्टिगेशन पे कोई टाइम लिमिट है? नो। क्यों? क्योंकि जितनी बेटर इन्वेस्टिगेशन होगी, जितनी रिलायबल इन्वेस्टिगेशन होगी, उतना ही रिलायबल आगे का ट्रायल भी होगा। Yes or no? Because investigation is the basic stage from where the collection of evidences start. तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं है। आपको जितना मर्जी लग रहा है टाइम, हाँ वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, बट आप ले सकते हो टाइम। बट जस्ट बिकॉज हमारे सोसाइटल वेलफेयर के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन को फ्री हैंड देना चाहिए, होती रहे, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक होती रहे, बट दैट डजंट मीन कि तब तक हम अक्यूज्ड के राइट्स को वायलेट करते रहेंगे। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन तो कितने भी दिन चल सकती है, बट 90 डेज के बाद या 60 डेज के बाद अक्यूज्ड गेट्स राइट टू डिफॉल्ट बेल। यस और नो? इन्वेस्टिगेशन तो चल सकती है, लेकिन 90 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, जब उसको रिमांड दिया गया था उस दिन से 90 डेज 60 डेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस, तब तक अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं करवाएंगे, वो तो चलती रहे, बट जो पर्सन है हु इज इन कस्टडी, हु इज इन रिमांड, ही विल बी एंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल, he will apply for bail, he will prepare and shall furnish bail, furnish करते ही डिफॉल्ट बेल पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो जहां पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लॉ बनाए जाते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं बेनिफिशियल प्रोविजंस भी तो दिए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लॉज में कुछ प्रोविजंस बेनिफिशियल होते हैं, ऑन द अदर हैंड कई सिचुएशंस में पूरा का पूरा लॉ ही बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज। लेबर लॉज ऐसे लॉज हैं जिनके 1, 2, 3 प्रोविजंस नहीं, वो पूरे के पूरे लॉ ही बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस माने जाते हैं। लेजिस्लेशन मीन्स लॉ, बेनिफिशियल मीन्स फॉर द बेनिफिट। लेबर लॉ बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस माने जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेबर क्लास और द वर्किंग क्लास। अब उसके अंदर चाहे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लो, मिनिमम वेजेस एक्ट लो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट ले लो, पॉश एक्ट इज ऑल्सो देयर, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट इज देयर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एटसेट्रा, ये सब बेनिफिट के लिए हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? दे आर बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। जो लॉ स्टेट ने, पार्लियामेंट ने अपनी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को यूज करके बनाए हैं फॉर दी बेनिफिट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉश एक्ट एटसेट्रा, ये वो लॉज हैं जो विमेन या चिल्ड्रन के लिए बनाए गए हैं, और वो पावर पार्लियामेंट को कहां मिली है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। और वहां पे क्या बोला है? फॉर द बेनिफिट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, मतलब ये सब भी बेनिफिशियल लॉज हैं। अब चाहे एक लॉ में कुछ प्रोविजंस बेनिफिशियल हो, जैसे अभी बीएनएसएस के हमने डिस्कस किए, चाहे पॉक्सो, पॉश, डीवी, लेबर लॉ जैसे पूरे के पूरे लॉ ही बेनिफिशियल हो, जब भी हम बेनिफिशियल स्टैट्यूट, बेनिफिशियल लॉ या बेनिफिशियल प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हैं, तो उनके इंटरप्रिटेशन पे जो रूल अप्लाई होता है दैट इज नोन एज बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। ऑफ कोर्स बाकी सारे रूल्स के जैसे ये बेचारा भी अप्लाई कब होगा? जब लिटरल रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये सब सेकेंड हैंड है। क्यों? क्योंकि पहले इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। सबसे पहले हम वैल्यू किसको दे रहे हैं? लिटरल रूल को। इन बेचारों का नंबर तभी आता है जब लिटरल रूल फेल हो जाता है। अगर लिटरल रूल अप्लाई हो रहा है, द वर्ड्स ऑफ द, इवन दो द लेजिस्लेशन इज बेनिफिशियल, इवन दो द प्रोविजन और द स्टैट्यूट इज बेनिफिशियल, तब भी सबसे पहले वी हैव टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द लॉ, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लॉ। बट कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, कई बार लैंग्वेज, टेक्स्ट या वर्ड्स को इंटरप्रेट करने पे
एक प्रोविजन का या एक पर्टिकुलर वर्ड के दो मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस निकल के आ रहे हैं। जैसे याद है वो इशू, उसके दो मीनिंग है, वैसे ही ये दो या दो से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग्स बेनिफिशियल लॉज में भी तो हो सकते हैं। जब भी किसी बेनिफिशियल लॉ में वर्ड्स या टेक्स्ट एज इट इज इंटरप्रेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब देयर आर पॉसिबल टू और मोर इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द लॉ, देन according to the rule of beneficial interpretation we have to choose the interpretation which is for the benefit of the particular person, जिसके बेनिफिट के लिए वो बनाया गया है। मतलब अगर पॉक्सो में हम वर्ड्स को इंटरप्रेट कर रहे हो और हम आके एक जगह पे अटक गए, फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है कि अगर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है, सेक्सुअल ऑफेंस, तो द एप्रोप्रिएट ट्रायल विल बी डन। अब ट्रायल तो सुना था, एप्रोप्रिएट ट्रायल विल बी डन। अब वर्ड है एप्रोप्रिएट ट्रायल। अब एप्रोप्रिएट तो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए एप्रोप्रिएट कुछ और होगा, आपके लिए एप्रोप्रिएट कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इसके दो से ज्यादा मीनिंग है एप्रोप्रिएट ट्रायल के। अब हमें इस वर्ड को क्योंकि वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, पॉक्सो इज अ लॉ विच इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन, मेड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो अगर उसको ध्यान में रखें, दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर वर्ड एप्रोप्रिएट ट्रायल, इसके पॉसिबल दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, हमें वो वाला इंटरप्रिटेशन चूज करना है विच बेनिफिट्स दी चिल्ड्रन और विच बेनिफिट्स दी चाइल्ड इन हैंड, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है। दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है एप्रोप्रिएट ट्रायल, इसको क्या मैं ये बोल सकती हूं, अ ट्रायल डन इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, यस और नो? यस। वरना एप्रोप्रिएट में तो कुछ भी आ सकता है, फास्ट ट्रैक, समरी, कुछ भी आ सकता है, समन्स ट्रायल, वारंट्स ट्रायल। हम यहां पे कौन से ट्रायल की बात कर रहे हैं? बेनिफिशियल लॉ है तो बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। जहां भी हम अटक जाएंगे, जहां से लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आउट ऑफ दीज वी हैव टू चूज दी वन विच सूट्स द बेनिफिट। ये लॉ क्योंकि बेनिफिशियल है तो किसी के तो बेनिफिट के लिए बनाया ही गया होगा, जिसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है उसके बेनिफिट में जो इंटरप्रिटेशन इंक्लाइंड है उसको चूज करेंगे एंड रेस्ट ऑफ देम विल बी डिस्कार्डेड। तो अगर एप्रोप्रिएट की बात की जाए वहां पे मतलब क्या होगा? इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तभी तो आप जब पॉक्सो पढ़ते हो तो वहां पे जब ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है तो क्या बोला गया है? चाइल्ड से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे ट्रायल में जिससे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो। चाइल्ड की इंपॉर्टेंट डिटेल्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। चाइल्ड विल नॉट बी डिटेन्ड एट नाइट in any remand home or in the police station. Child will not be called again and again for the questioning or interrogation purpose. ये पूरा जो ट्रायल है, it is a child friendly trial done in a child friendly manner. तो वहां वो appropriate word का मीनिंग हमने कैसे देखा? जिसके बेनिफिट के लिए है, उसके बेनिफिट के लिए बेस्ट सूटेड मीनिंग कौन सा है वो चूज करो, बाकी सब डिस्कार्ड कर दो। सिमिलरली अगर लेबर लॉ की बात करें, लेबर लॉ इज ऑल्सो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ लेबर। तो अगर हमारे पास लेबर लॉ में कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन जिसका मीनिंग हमें नहीं समझ आ रहा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा चूज करेंगे? विच बेनिफिट्स दी लेबर। जिनके बेनिफिट के लिए लॉ बनाया गया है उनके हित में, उनके बेनिफिट में जो भी इंटरप्रिटेशन इंक्लाइंड है उनके फेवर में, उस वाले को चूज करेंगे। बिकॉज द नेम ऑफ द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। आपको याद है मैंने एक केस आपको उस दिन लिखवाया था पर्पसिव इंटरप्रिटेशन में, ऑल इंडिया रिपोर्टर कर्मचारी संघ वर्सेस ऑल इंडिया रिपोर्टर। रिमेंबर, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था सेम केस इवन बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के भी रूल में आता है, क्योंकि वहां पे ऑल इंडिया रिपोर्टर कर्मचारी संघ का मतलब क्या हुआ? दी वर्कर्स यूनियन, यस और नो? वर्कर्स यूनियन या वर्कर्स एसोसिएशन की यहां पे बात हो रही है, उनका केस है अगेंस्ट दी ऑल इंडिया रिपोर्टर, दैट मींस दी एम्प्लॉयर। तो यहां पे भी, इस केस में भी जो डिस्प्यूट था, इट वाज रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ।
of a particular provision, and in this the court chose that interpretation which is provided for the benefit of the कर्मचारी संघ, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए लॉ बनाया गया था. So basically beneficial legislation क्या हर जगह अप्लाई हो सकता है? बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन हर जगह अप्लाई हो सकता है? नो, इट विल बी अप्लाइड ओनली इन बेनिफिशियल लॉज. जिन लॉज में कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, जिन लॉज को, और ये चीज हमेशा याद रखनी है, कुछ लॉज होते हैं जो पूरे के पूरे बेनिफिशियल होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किए, बट जरूरी नहीं है कि पूरा लॉ बेनिफिशियल होगा. कई बार पूरे लॉ में कुछ प्रोविजंस भी बेनिफिशियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीएनएसएस में safeguards rights of arrested person, beneficial provisions. Default bail, beneficial provision. Regular bail, again beneficial provision, क्योंकि regular bail, anticipatory bail या ये जो bail का concept आप पढ़ते हो, it is based upon the rule that bail is the rule, jail is an exception. That means हम accused के benefit की बात कर रहे हैं कि bail is the general rule, jail is an exception. तो that is for the benefit. तो कई लॉज में या तो पूरा का पूरा लॉ बेनिफिशियल है, उस पूरे पे बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का रूल अप्लाई होगा. लेकिन अगर जैसे बीएनएसएस उसके उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है जो कि बेनिफिशियल है, which provides a safeguard to the arrested person, which provides a safeguard to the under trial person, then that provision is also interpreted according to the beneficial interpretation rule. जो भी बेनिफिशियल या तो लॉ है या तो प्रोविजन है, उस पे ये रूल अप्लाई होता है. दैट मींस पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस में से वी हैव टू चूज द वन व्हिच इज फॉर द बेनिफिट, व्हिच प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द टारगेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जिस भी टारगेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो लॉ बनाया गया है, उसको बेनिफिट देने के लिए ही वी इंटरप्रेट, वी चूज दैट इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कार्ड द अदर्स.